नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किए थे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है। आजकल जो इंटरकनेक्टेडनेस हुआ है कंट्रीज के बीच में, उसे आप ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। बेसिकली फ्लो हो रहा है। किस चीज का फ्लो हो रहा है? कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कमोडिटीज का फ्लो हो रहा है, लोगों का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का फ्लो जो हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ गया है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों। तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो हम इधर ग्लोबलाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किए थे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? देखिए, आजकल जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है या फिर कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस जो हुआ है, उस वजह से कुछ कंट्रीज के ऊपर दूसरे कंट्रीज का डोमिनेंस है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है। मतलब कुछ कंट्रीज का डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो है वो इरोड हो चुका है। वो अपने आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो दूसरे कंट्री के ऊपर ज्यादा ही डिपेंडेंट है। वो जो कह रहा है उस हिसाब से उन्हें अपना कंट्री को चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है कि नहीं। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ कंट्रीज की कैपेसिटी को बूस्ट मिला है, कुछ कंट्रीज की कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। और हमने ये भी देखा, ऐसे भी केसेस है कि कुछ कंट्रीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इधर देखा था ना, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब देखिए, फ्लो तो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कमोडिटीज का फ्लो हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उस कंट्री के ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया दूसरे कंट्री या दूसरे कोई इंस्टीट्यूशन ने। तो ये तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। देखिए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या देखा, एक कंट्री का जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। कभी पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, कभी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में हम क्या देखेंगे, एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या चेंजेस लाएंगे ग्लोबलाइजेशन जो है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्लोबलाइजेशन के 3 डायमेंशंस देखे थे। वन इज पॉलिटिकल डायमेंशन, सेकंड इज इकोनॉमिक डायमेंशन, थर्ड इज कल्चरल डायमेंशन। ये सब क्या होता है मैंने आपको ब्रीफली बताया भी था। तो अब इन सारे डायमेंशंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली पॉलिटिकल डायमेंशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। अब हम पहुंचे हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है या फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि ग्लोबलाइजेशन मतलब ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है दुनिया भर में सारे कंट्रीज के बीच में, इसे आप ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्लो होता है। किस चीज का फ्लो होता है? गुड्स का, कमोडिटीज का, कैपिटल का, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का, है कि नहीं। इवन लोगों का भी मूवमेंट होता है। ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज द फ्लो ऑफ कैपिटल, कमोडिटी, ठीक है, जो ट्रेड हो रहा है, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ये सब का जो एक्सचेंज हो रहा है, सर्विस का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। मतलब जिससे एक कंट्री की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हमारा अटेंशन जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ओर जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भी जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, जो दुनिया भर के इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इन सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ओर हमारा ध्यान चले जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर सारे कंट्रीज के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस इंश्योर करना है या फिर फ्लो ऑफ कमोडिटी, कैपिटल, आइडिया, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, ये सब इंश्योर करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, जिसमें सारे कंट्रीज मेंबर्स हो, जिनकी बात सारे कंट्रीज सुनते हो। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हमारा जो ध्यान है इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ओर जाते हैं। इनका जो पॉलिसीज है, इनका जो रोल है दुनिया भर के इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करने में, उसकी ओर जाते हैं। पर देखिए दोस्तों, हमें एक चीज समझना है, ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बी व्यूड इन सच नैरो टर्म्स।
Economic globalization involves many actors other than these international institutions. Economic globalization के बारे में हम जब बात करते हैं ना, केवल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं और भी कई सारे एक्टर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंडियन क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब आप इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करोगे तो आपके डिस्कशंस के बीच में विराट कोहली का नाम आने का चांसेस है, रोहित शर्मा का नाम आने का चांसेस है. पर इंडियन क्रिकेट केवल ये 2 क्रिकेटर्स से एसोसिएटेड है क्या? और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं, तो वो उनको भी तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसी तरह जब आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, केवल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं और भी कई सारे एक्टर्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So a much broader way of understanding of economic globalization requires us to look at the distribution of economic gains. हमें यह देखना पड़ेगा कि economic gains का distribution किस तरफ हो रहा है, कैसे हो रहा है. Who gets the most from globalization and who gets less, indeed who loses from it. तो globalization से कौन कौन से countries को फायदा हो रहा है, कौन कौन से countries को नुकसान हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा. मतलब economic flow जो हो रहा है countries के बीच में, इसे कौन कौन से कंट्रीज का प्रॉफिट हो रहा है, कौन कौन से कंट्रीज का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर कितना इंपैक्ट है, किसको कितना मिल रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा. तब जाके हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है ये समझ में आएगा. तो अभी तक हमने समझा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोस अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है. मतलब अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक फ्लोस हो रहा है, ऐसा फ्लो जिससे एक कंट्री की इकोनॉमी में इंपैक्ट हो रहा है, वो है एक्चुअली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. Some of this is voluntary and some forced by international institutions and powerful countries. अब ये क्या बता रहा है दोस्तों? This is an important statement. देखिए, economic globalization मतलब greater economic flows among different countries of the world है. ये मैंने आपको बता दिया. अब ये जो economic flow होता है ना, इसमें कुछ voluntary होता है, कुछ force किया जाता है. Voluntary मतलब क्या है? जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड किया, ठीक है, ये तो voluntary है ना. मतलब इंडिया श्रीलंका को ग्रांट दे रहा है $1 मिलियन का. अब वो इंडिया ने डिसाइड किया, इंडिया ने बोला ठीक है आपका प्रॉब्लम है, आप ये पैसे ले लो, आपको जरूरत है. तो ये जो इकोनॉमिक फ्लो हो गया ये वॉलंटरी हुआ. और कुछ फोर्स किया जाता है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पावरफुल कंट्रीज. कैसे फोर्स किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कौन किया है, मतलब किस कंट्री का कैपिटल से ये सारे बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा ना उस कंपनी के पॉलिसीज में, डे टू डे एक्टिविटीज में, है कि नहीं. जैसे कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ था, अजय बांगा, एक इंडियन है, सरदार जी है. तो उनका अपॉइंटमेंट के लिए यूएसए का अप्रूवल लेना जरूरी है. क्यों? क्योंकि यूएसए लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक में. अगर यूएसए पैसे देना बंद करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है. तो भी सी बात है दोस्तों, जिन कंट्रीज की वजह से इस तरह के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिंदा है, उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो रहेगा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. तो वो कंट्रीज क्या करते हैं, अपने हिसाब से या फिर उनकी फेवर में पॉलिसीज को मैनिपुलेट किया. दूसरा एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाम से ही आपको पता चल गया होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO का काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना. मतलब कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, फ्लो ऑफ कमोडिटीज हो रहा है, ये सबको रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना. अब ज्यादातर कंट्रीज जो है WTO के मेंबर्स है, तो इसीलिए WTO टाइम टू टाइम कुछ पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं जो सारे कंट्रीज को फॉलो करना होता है. पर मैक्सिमम टाइम में ये देखने को मिलता है दोस्तों, उनके जो पॉलिसीज वगैरह रहते हैं वो कुछ कंट्रीज के फेवर में रहता है, क्योंकि उन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में. बेसिकली देखा जाएगा तो जितने डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें अपना जो प्रोडक्ट्स है, जो कमोडिटीज है, वो बेचना है कि नहीं? बेचेगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा. अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास सामान ही नहीं है बेचने के लिए, तो जिनके पास सामान है बेचने के लिए उनके फेवर में कभी कभी पॉलिसीज लेके आ जाता है दोस्तों. तो यही इधर लिखा है दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक फ्लो जो हो रहा है कंट्रीज के बीच में, कुछ वॉलंटरी हो रहा है, कुछ फोर्सफुली किया जाता है. सो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक फ्लो हो रहा है कंट्रीज के बीच में, ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है. जैसे कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में डिस्कस किया था, द फ्लो और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स लाइक कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल, आइडियाज, है कि नहीं? कमोडिटीज का फ्लो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, पीपल का मूवमेंट हो रहा है, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा
है कि नहीं? सो ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो इकोनॉमिक फ्लो जो हो रहा है दोस्तों, चाहे वो वॉलंटरी हो या फोर्सफुली हो, वो इंक्रीज हुआ है। और देखा जाएगा तो द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑन अलाउइंग द इंपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज हैव बीन रिड्यूस्ड। आजकल देखा जाएगा तो कोई भी कंट्री का इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। पहले क्या होता था 1970s 80s में बहुत सारे कंट्रीज ने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करके रखा हुआ था, मतलब वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट्स वगैरह अलो नहीं करते थे। इंडिया में भी 1990 से पहले आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आता नहीं था। 1990s में हमने हमारा मार्केट को ओपन किया था, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह। उसके बाद हमारे देश में भी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आने लग गया, ज्यादातर आइटम्स आने लग गया। और 1978 में चाइना ने अपना मार्केट को ओपन किया था। ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, जस्ट मैंने आपको याद आया तो बताया, ठीक है। तो आजकल अगर देखा जाएगा तो मैक्सिमम कंट्रीज में क्या है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आजकल अलग अलग कंट्रीज के बीच में बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो रहा है। कुछ कंट्रीज के बीच में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई तारीफ वगैरह वो इंपोज नहीं करते हैं। तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब हो पाया दोस्तों। ये जो इकोनॉमिक फ्लो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली द रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड। ही मैंने आपको बताया दोस्तों, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है आजकल खूब होता है। आजकल कोई लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एंकरेज करते हैं और इसी वजह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वगैरह बहुत सारे कंट्रीज में आजकल फ्लरिश्ड है कि नहीं? सो इन ऑपरेशनल टर्म्स इट मीन्स दैट इन्वेस्टर्स इन रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज अदर देन देयर ओन, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज वेयर दे माइट गेट बेटर रिटर्न्स। तो वही हो रहा है आजकल। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उधर जो रिच कंपनीज वगैरह है वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने कंपनीज वगैरह खोल रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट खोल रहे हैं, जिससे उन्हें बेटर रिटर्न्स भी मिल रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन में फ्लो ऑफ आइडिया, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन भी हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों आजकल जो इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज का जो स्प्रेड हुआ है। इंडिया में बैठे बैठे हम अमेरिकन कंपनीज को सर्विस दे रहा है, अमेरिका में बैठे बैठे इंडियन कंपनीज को वो सर्विस दे रहा है कि नहीं? इस तरह पूरी दुनिया आजकल कनेक्टेड है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन हो रहा है। बट ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट लेड टू सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। देखिए ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बताया। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, आइडिया हो रहा है, फ्लो ऑफ कमोडिटीज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, अच्छी बात है। पर देखिए ग्लोबलाइजेशन में एक पॉइंट हमने बोला था, मूवमेंट ऑफ पीपल जो है कि नहीं, ये इतना अच्छा सा नहीं हो पाया है। देखिए हमने देखा ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल फ्लो ऑफ कमोडिटीज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन हो रहा है, बट मूवमेंट ऑफ पीपल जो है वो उतना नहीं हो पाया है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद वीजा पॉलिसीज टू इंश्योर दैट सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज कैन नॉट टेक अवे द जॉब्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज को ये पता चला कि ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो हर चीज में हो रहा है, तो लोग भी आएंगे डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बॉर्डर्स को प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया, स्ट्रिंजेंट वीजा पॉलिसीज वगैरह लेके आया, ताकि दूसरे कंट्रीज के जो सिटीजन है वो उनके कंट्रीज में नहीं आए और उनके जॉब्स को लेके नहीं जाए। ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे जितने डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हो गया, उधर दूसरे कंट्रीज के लोग बहुत आए हुए हैं, इमिग्रेशन बहुत हुआ है। जो स्किल्ड लोग हैं वो उधर जाते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, उधर के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होता है, उन्हें जो जॉब मिलना चाहिए वो सब उनसे ज्यादा स्किल्ड लोग जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं वो लेके जाते हैं। इसलिए आजकल देखा जाएगा तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनका इमिग्रेशन पॉलिसीज वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट किया है। तो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन का एक जो पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ पीपल, वो इतना अच्छा सा नहीं हो पाया है। जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज, ट्रेड वगैरह हो रहा है, उसी तरह मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं हो पाया है। ठीक है। सो इन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट द सेम सेट ऑफ पॉलिसीज डू नॉट लीड टू द सेम रिजल्ट्स एवरीवेयर। क्या बताया जा रहा है? देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें यह देखने को मिला, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट किया, जैसे कि उन्होंने अपना मार्केट्स को ओपन किया, जितने रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे
उसे ख़त्म किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एंकरेज किया, उन्होंने अपना नेशनल पॉलिसीज़ को चेंज किया ताकि बाहर से कंपनीज आके उनके कंट्री में इन्वेस्ट करें। इससे उनका इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिल जाएगा, उनके जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, बट दिस हैज जनरेटेड वास्टली डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पर देखिए दोस्तों, इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट हुआ, वो हर एक कंट्री में सिमिलर नहीं हुआ था। देखिए, सिमिलर पॉलिसीज सारे कंट्रीज ने लिया, पर इसका आउटकम सारे कंट्रीज में सिमिलर नहीं था। It is again crucial to pay attention to specific context rather than make simple generalization in this connection। तो अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, मतलब सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करने के बाद अलग अलग आउटकम्स कैसे हुआ अलग अलग कंट्रीज में। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इंटेंस डिविजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है उससे कुछ लोग तो बिल्कुल खुश है, पर कुछ लोग इतना खुश नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। देखिए, आज की डेट में दुनिया भर में जितने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो अलग अलग कंट्रीज में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपना बिजनेस फैला रहा है, उसमें मेजोरिटी आपको यूएस के कंपनीज देखने को मिलेगा, है कि नहीं। अब वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, इंटरकनेक्टेडनेस जो बढ़ गया है, उस वजह से उनका बिजनेस बढ़ा है, वो तो पैसे भी कमा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है उनका, है कि नहीं। जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, गूगल जो भी है, ठीक है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या फिर अब ऐसे बोलते हैं जो कंज्यूमिंग कंट्रीज है, जो इन सर्विसेज को या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के जो प्रोडक्ट्स है उसे कंज्यूम करते हैं, उनको इतना फायदा नहीं हुआ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ है कि जिन कंट्रीज में उन्होंने अपना ऑफिसेस वगैरह खोला है, अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उससे थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, उस कंट्री की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सही बात है। बट एट द सेम टाइम उन कंट्रीज में, मैं कंज्यूमिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं, उन कंट्रीज में कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है दोस्तों जो बिल्कुल खुश नहीं है ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है। दे आर कंसर्न्ड अबाउट सोशल जस्टिस, दे आर वरीड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉवल कॉज्ड बाय प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। मतलब देखिए, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन का कंसर्न ये है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तो सोशल जस्टिस प्रोवाइड नहीं होगा, दूसरा स्टेट का जो पावर है वो रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली स्टेट विड्रॉवल हो रहा है। क्या बोला जा रहा है ना दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। तब मैंने आपको बताया था कि देखिए, कभी कभी ये पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का जो पावर है वो इरोड होता है, वो कम होता है, मार्केट सब कुछ रेगुलेट करने लगता है। स्टेट जो है केवल मिनिमलिस्टिक इश्यूज को कंट्रोल करता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वो सब। बाकी इकोनॉमी को चलाने वाला जो फैक्टर है वो मार्केट रहेगा, मार्केट में जिस तरह से डिमांड आएगा, सप्लाई रहेगा, वो सब कंट्रोल करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्टेट का ज्यादा रोल नहीं होगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस कंट्रोल करने लगेंगे। अब इससे एक कंट्री के सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को फायदा मिलेगा, जो अमीर है वो और अमीर बनते जाएगा, पर जो डाउन ट्रोडन पॉपुलेशन है, जो गरीब है, जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है अपना बेसिक फैसिलिटीज के लिए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, उनको तो प्रॉब्लम होगा ना। तो सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन का कंसर्न यह है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोशल जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, स्टेट की कैपेसिटी कम हो रहा है। They point out that it is likely to benefit only a small section of population while impoverishing those who were dependent on the government for jobs and welfare, education, health, sanitation, etc. I hope आपको समझ में आ गया। So they have emphasized the need to ensure institutional safeguards or creating social safety nets to minimize the negative effect of globalization on those who are economically weak। तो इनका डिमांड ये है दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स होना चाहिए। भले कितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आए, भले कितने भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आए एक देश में, कुछ मिनिमम सोशल सेफ्टी नेट्स होना चाहिए। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन है, उनका वेलफेयर हमेशा देखना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों, इधर सोशल सेफ्टी नेट्स करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब देखिए दोस्तों, भले एक कंट्री में कितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, कितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आके काम करने लगे, वो प्रॉफिट कमाने लगे, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, सब अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम एक कंट्री के जितने गरीब लोग हैं, गरीब सिटीजन्स हैं, जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, जो ये रैट रेस का पार्ट नहीं बन पा रहा है, उनका भी तो वेलफेयर देखना चाहिए ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स होना चाहिए, जैसे कि
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें रेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन वगैरह इंश्योर करना चाहिए। समझ रहे हो ना, मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का तो ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, बट देश में और भी तो लोग हैं जो इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन फर्टर्निटी का पार्ट नहीं बन पा रहा है, उनका भी तो वेलफेयर देखना चाहिए, तो उनके लिए कुछ सोशल सेफ्टी नेट्स होना चाहिए। सो दे हैव कॉल्ड फॉर ए halt to forced economic globalization, for its result would lead to economic ruin for the weaker countries, especially for the poor within these countries। तो उन्होंने बोला ये जो forced economic globalization हो रहा है उसे बंदी कर दो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पता है इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो काफी सारे कंट्रीज में आप ये देखा होगा कि बड़े बड़े कंपनीज के खिलाफ में प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेटली इसका जो फायदा है उन्हें नहीं मिलने वाला है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को ही मिलेगा, ठीक है, हमारे लिए हमें ही फाइट करना होगा। सो सम इकोनॉमिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना यह है जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, या फिर आप बोल सकते हैं नियो कोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। एक्चुअली है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, स्टेट का जो पावर है, कैपेसिटी, वो रिड्यूस हो रहा है, तो वो सब कुछ डिसाइड करने लगेंगे, उनके हिसाब से इकोनॉमी चलने लगेंगे, तो उसे सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को फायदा मिलेगा, जो पुअर है, जो गरीब है, उन्हें बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आके एक कंट्री को चलाने लगेंगे, तो एक तरह का रीकोलोनाइजेशन हो गया है। तो ठीक है, तो अब तक हमने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किए। जो कंसर्न्स मैंने आपको इधर बताया वो सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, उनका कुछ पॉइंट्स है, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका कहना क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वही बात है, पिछले क्लास में हमने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखा था, नेगेटिव इंपैक्ट भी देखा था, तो इसी तरह इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखा, अब पॉजिटिव देखेंगे। Advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for larger sections of the population when there is deregulation। तो देखिए ऑब्वियस बात है, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं उनका कहना यह है इसे ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लार्जर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन का वेल-बीइंग होगा। ये बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हमारे देश में आते हैं तो एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं और लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं पैसे कमाने का, एंड ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इकोनॉमी है उसका भी ग्रोथ हो। और जब एक एक कंट्री अपना मार्केट को ओपन करेंगे, इससे क्या होगा, ट्रेड और इंक्रीज होगा, कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो और इंक्रीज होगा, एंड दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा। एंड दे आल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इट इज नॉट वाइज टू रेसिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री। अगर कोई इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट कर रहा है तो ये ठीक बात नहीं है, इससे पूरी दुनिया को फायदा मिल रहा है। तो अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स बोला ये तो एकदम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स है। अब कुछ मॉडरेट सपोर्टर्स का कहना क्या है दोस्तों, देखिए ये तो हो गया पूरे जो अंधभक्त है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को 100% वो सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो तो सपोर्टिंग पॉइंट्स ही बोलेंगे। अब कुछ क्रिटिक्स है दोस्तों जो थोड़ा सा क्रिटिकल मेंटालिटी से चीजों को देखते हैं, उनका कहना यह है globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically। इनका कहना यह है, देखिए ग्लोबलाइजेशन के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन को हम एकदम आंख बंद करके एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसे आपको एनालाइज करना चाहिए, उसका जो गुड पॉइंट्स है, बैड पॉइंट्स है, वो सबके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, इसका फ्यूचर इफेक्ट्स क्या क्या होगा, ये सब के बारे में हेल्थी डिस्कशंस होना चाहिए, तब जाके हमें ग्लोबलाइजेशन के जो अच्छे पॉइंट्स है उसे एक्सेप्ट करना है। ऐसे आंख बंद करके किसी भी चीजों को हमें एक्सेप्ट नहीं करना। ये कहता है मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है। अब देखिए मॉडरेट सपोर्टर्स जो है हर एक चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीटली रेसिस्ट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। उनका कहना यह है चीजों को पढ़ो समझो इसके बाद एक्सेप्ट करो। व्हाट हाउएवर कैन नॉट बी डिनाइड is the increased momentum towards interdependence and integration between governments, businesses and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization। तो जो भी आपको आजकल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, ऑर्डिनरी पीपल के बीच में, दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो हमने आज इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए दोस्तों, बेसिकली हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है,
वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हमने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए, मतलब कुछ लोगों का कंसर्न क्या है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, क्या ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या गलत हो सकता है वो हमने देखा, ठीक है। फिर हमने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, फिर कुछ मॉडरेट्स का कहना क्या है वो भी डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश करूंगा। अगले क्लास में हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो चुका है, अगला है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।